नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरवीसी क्लासेस पर। आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आए हैं और आइए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। देखिए हमारा पहला प्रश्न है कि कल्हड़ द्वारा लिखित पुस्तक राज तरंगिणी का संबंध किस विषय से है? देखिए ए दर्शन, बी इतिहास, सी चिकित्सा या डी व्याकरण। तो मेरे प्यारे बच्चे जो कल्हड़ द्वारा लिखित पुस्तक राज तरंगिणी है तो वो इतिहास से संबंधित है। जी हाँ, इतिहास से संबंधित है और इनके इस पुस्तक में जो कश्मीर के इतिहास और उससे कश्मीर से जुड़े जो राजवंश स्थापित हुए उसका वर्णन इनकी राज तरंगिणी में मिलता है। और मेरे प्यारे बच्चों अगर हम बात करें राज तरंगिणी शब्द के शाब्दिक अर्थ की तो राज तरंगिणी शब्द का अर्थ होता है राजाओं की नदी और यह जो ग्रंथ है या पुस्तक है या एक संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न हमारा है दूसरा प्रश्न देखिए, संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रमुख प्रथम पुस्तक किसे माना जाता है? ए योग सूत्र, बी अष्टाध्यायी, सी वेदांग या डी व्याकरण कौमुदी। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ हमारा जो प्रश्न है संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक किसे माना जाता है, तो हमारा बी विकल्प सही होगा, अष्टाध्यायी। जी हाँ, अष्टाध्यायी जो है हमारी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक माना जाता है, जिसे महर्षि पर्णी ने लिखा था। जी हाँ, महर्षि पर्णी ने लिखा था। इसमें 8 अध्याय होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखिए अगला हम प्रश्न देखते हैं। हमारा तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? जी हाँ, हु रोट द बुक जियोग्राफी ऑफ इंडिया इन द सेकेंड सेंचुरी। जी हाँ, हमारे विकल्प हैं ए टॉलमी, बी मेगास्थनीज, सी फहियान या प्लिनी। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा पहला विकल्प है टॉलमी। जी हाँ, टॉलमी ने भारत का भूगोल नामक पुस्तक दूसरी शताब्दी में लिखा था। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, हमारा ये चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है, हेन स्वांग जब नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था उस समय विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? विकल्प देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ए नागार्जुन, बी शीलभद्र, सी वसुबंधु या धर्मकीर्ति। तो मेरे प्यारे बच्चों जो हेन स्वांग था ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था, इस बात को याद रखिएगा। और जो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन के समय वहाँ के जो विश्वविद्यालय के कुलपति थे वो बी विकल्प से होगा मेरे बच्चों, शीलभद्र हुआ करते थे। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, वैदिक काल से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों पूछा गया है, वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो मेरे प्यारे बच्चों विकल्प देखिए, अमाजु तथा ब्रह्मवादिनी, बी देवदासी, सी साध्वी या डी अप्सरा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जो वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाएं होती थी उनको पहला विकल्प सही होगा, अमाजु या ब्रह्मवादिनी शब्द से संबोधित किया जाता था। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दोनों ही शब्द जो है अविवाहित वैदिक काल में महिलाओं के लिए प्रयोग किए जाते थे, है ना। और यहाँ पर आगे चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है महाभारत से संबंधित है। यहाँ पूछा गया है, महाभारत ग्रंथ का प्राचीन नाम क्या था? हमारे विकल्प हैं भारत कथा, बी जय संहिता, सी कुरु पुराण या डी धर्म कथा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा सही विकल्प होगा जय संहिता। जी हाँ, महाभारत को जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखिए ये महाजनपद से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आपको ज्ञात होगा कि 6वीं शताब्दी में 16 महाजनपदों का जिक्र होता है भारत में, और इसी से एक प्रश्न है, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? जी हाँ, विकल्प हमारे हैं चंपा, बी वैशाली, सी मगध या डी पाटलिपुत्र। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जो अंग महाजनपद होता था उसकी जो राजधानी थी वो पहला विकल्प से होगा चंपा। जी हाँ, चंपा इस विकल्प का सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखिए अगला जो प्रश्न है यहाँ पूछा गया, भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र किस विषय से संबंधित है? यहाँ देखिए दो बातें हैं, कल्प सूत्र की रचना भद्रबाहु ने की थी। आपको प्रश्न से ही एक
उत्तर तैयार हो जाता है। अब यहाँ प्रश्न है, भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र किस विषय से संबंधित है? ए वैदिक धर्म, बी जैन धर्म, सी बौद्ध धर्म या डी हिंदू धर्म। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारा जो सही विकल्प होगा ये बी विकल्प से होगा। भद्रबाहु का जो कल्प सूत्र है वो जैन धर्म से संबंधित है। और जो जैन धर्म में जो तीर्थंकर हुए इनकी संख्या 24 थी और इन्हीं 24 तीर्थंकरों के जो जीवनी है इन कल्प सूत्रों में भद्रबाहु ने वर्णित की है। ठीक है, आप इसे भी याद रखेंगे। आइए देखते हैं हम अपने अगले प्रश्न को। अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ग्रह त्याग के बाद सिद्धार्थ। जी हाँ, ये बौद्ध धर्म से जुड़ा एक प्रश्न है। ग्रह त्याग के बाद सिद्धार्थ बुद्ध या बाद में बुद्ध जो कहलाए, तो पहले सिद्धार्थ ही थे। सिद्धार्थ या महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन माने जाते हैं? है ना, तो ए उद्दक रामपुत, बी कौंडिन्य, सी आलार कालाम या डी आपका अशोक घोष। जी मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारे प्रश्न है, ग्रह त्याग के बाद सिद्धार्थ के जो प्रथम गुरु हुए थे, सबसे पहले वैशाली में जब जाए गए तो उनका अलार कालाम द्वारा इनका दीक्षा प्रदान हुई। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे सी विकल्प जो होगा वो सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा 10 नंबर प्रश्न है यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे। देखिए, यहाँ पूछा गया है कि शासक को कुड़िक नाम से भी जाना जाता है ना? विच रूलर वाज आल्सो नोन एज कुड़िक। देखिए, विकल्पों पे विचार करते हैं। हमारा पहला विकल्प है ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी अशोक या डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा सही विकल्प होगा वो पहला विकल्प सही होगा, अजातशत्रु। जी हाँ, अजातशत्रु को कुड़िक नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखिए, हमारा अगला महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर कहता है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी थे? जी हाँ, मौर्य धर्म से जुड़ा हुआ ये प्रश्न, जी हाँ, मौर्य वंश से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। यहाँ पर विकल्प देखिए, ए बौद्ध धर्म, बी हिंदू धर्म, सी जैन धर्म या आजीवक संप्रदाय। जी हाँ, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उन्होंने अपने अंतिम समय में जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये जैन धर्म के अनुयायी थे। हमारा ये विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न से। ये भी मौर्य वंश से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मौर्य वंश में बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? जी हाँ, मौर्य वंश में जो बिंदुसार थे उसके बाद उसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो यहाँ पर देखिए, ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी कुणाल या डी दशमित्र। तो मेरे प्यारे बच्चों, बिंदुसार का उत्तराधिकारी के रूप में अशोक गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। आइए चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। ये सारे प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न परीक्षाओं में सीधे ही पूछे जाते हैं। और ये देखिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा। यहाँ पूछा गया है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? जी हाँ, देखिए, रुक्मिणीदेही शिलालेख, धौली शिलालेख, सी मस्की शिलालेख या डी कैलाश शिलालेख। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो अशोक के शिलालेख थे, तो वो बी जो इस विकल्प का सही उत्तर होगा, धौली शिलालेख के द्वारा हमें कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। जी हाँ, कलिंग युद्ध में भीषम रक्तपात होने के बाद अशोक ने का हृदय परिवर्तन होता है और वो बौद्ध धर्म को अनुयायी हो जाते हैं और उसका प्रचार प्रसार करने लगते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न से। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? जी हाँ, यहाँ हमारे विकल्प हैं, ए बाणभट्ट, बी हरिसेन, सी कालिदास या डी विष्णु शर्मा। तो मेरे प्यारे बच्चों, समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि थे वो हरिसेन थे। जी हाँ, हरिसेन जो थे दरबारी कवि थे और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक प्रयाग प्रशास्ति, इसे अभी याद रखेंगे, प्रयाग प्रशास्ति हरिसेन की प्रसिद्ध पुस्तक थी। ठीक है, आगे देखिए, यह गुलाम वंश से संबंधित प्रश्न है आपके लिए। तो यहाँ पर देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण कराया। जी हाँ, प्रश्न को बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि कुतुब मीनार का निर्माण और प्रारंभ दोनों अलग अलग व्यक्तियों से जुड़े प्रश्न होते हैं। जो पूर्ण कराया, यहाँ कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण कराया? तो मेरे प्यारे बच्चों, ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन या डी फिरोज शाह तुगलक। तो मेरे प्यारे बच्चों, इल्तुतमिश, जहाँ कुतुब मीनार निर्माण के संबंध में प्रश्न है तो इल्तुतमिश। अगर प्रारंभ की बात करते हैं तो हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक। जी हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था, लेकिन वो उसे पूरा नहीं कर पाया, है ना, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था।
ठीक है। आगे देखिए अपने महत्वपूर्ण अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन सा युद्ध विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण बना? जी हाँ, कौन सा युद्ध था जो विजयनगर साम्राज्य का पतन का मुख्य कारण बना? तो विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत का तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित एक विशाल साम्राज्य था। ठीक है। देखिए यहाँ पर इस साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण था ए टालीकोटा का युद्ध, या बी पानीपत का युद्ध, सी खानवा का युद्ध, या डी प्लासी का युद्ध। मेरे प्यारे बच्चों, जो कोटा का युद्ध था विजयनगर साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण हुआ करता था, और यह युद्ध 1565 में लड़ा गया। ठीक है प्यारे बच्चों, 1565 आप याद रखेंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। देखिए यहाँ पूछा गया है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? जी है, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? देखिए विकल्प हमारे हैं अलाउद्दीन बहमन शाह, बी फिरोज शाह, सी महमूद शाह, या डी इस्माइल आदिल शाह। जी मेरे प्यारे बच्चों, ये विजयनगर साम्राज्य के बिल्कुल पास में सटा हुआ एक राज्य था, जिसे अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता था, इसने स्थापित किया था। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, और आगे चलकर ये 5 स्वतंत्र राज्यों में विभक्त हो गया था। तो आगे चलते देखते हैं अपने महत्वपूर्ण 18 नंबर प्रश्न पर। यहाँ कहा गया है, जहांगीर द्वारा आरंभ की गई तुझके जहांगीरी आत्मकथा को किसने पूर्ण किया? जहाँ ये जहांगीर द्वारा आरंभ की गई आत्मकथा को पूर्ण किसने किया? हमारे विकल्प है खुद जहांगीर ने, बी विकल्प है अब्दुल हामिद लाहौरी ने, सी महमूद सलीम ने, यदि मोतबिंद खान और महमूद हादी ने। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा डी विकल्प है वो पूरी तरह सही हो जाएगा। मोतबिंद खान और मोहम्मद हादी दोनों ने मिलकर तुझके जहांगीरी जो आत्मकथा है जहांगीर की, उसको मुकम्मल कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आगे चलते हैं, देखते हैं अपने महत्वपूर्ण 19 नंबर प्रश्न पर। और यहाँ पर पूछा गया, पुरंदर की संधि 1665 में किनके मध्य हुई थी? विकल्प सुनिए, शिवाजी और औरंगजेब, बी शिवाजी और जयसिंह, सी शिवाजी और अफजल खान, डी शिवाजी और डेक्कन के सुल्तान। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा सही विकल्प होगा वो है शिवाजी और जयसिंह के बीच ये पुरंदर की संधि होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए चलते हैं अपने अगले विकल्प की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भी बात की जा रही है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? जी हाँ, शिवाजी के व्हाट वाज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ शिवाजी काल? देखिए हमारा पहला विकल्प है दरबार खास, बी पंचायती सभा, सी अष्टप्रधान मंडल, या डी दीवाने आम। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारा जो सी विकल्प है वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा, अष्टप्रधान मंडल। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। 21 नंबर प्रश्न हमारा है, कौन सा ब्रिटिश गवर्नर खुद को बंगाल का शेर कहता था? जी है, बंगाल के शेर की उपाधि स्वयं उसने ली थी। तो यहाँ पर वो कौन सा गवर्नर है? ये विकल्प है वारन हास्टिंग, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी लॉर्ड कर्जन, या डी लॉर्ड वेलेजली। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो डी विकल्प है लॉर्ड वेलेजली, जी हाँ, खुद को बंगाल के शेर की उपाधि दी थी। आगे चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए हमारा 22 नंबर प्रश्न है, किस ब्रिटिश गवर्नर को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो हमारे विकल्प है लॉर्ड डलहौजी, बी चार्ल्स मेटकॉफ, या सी लॉर्ड कर्जन, या डी आपके वारन हेस्टिंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो चार्ल्स मेटकॉफ, जो बी विकल्प है ये सही हो जाएगा, इन्हें भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए अगले प्रश्न को चलते हैं। देखिए यहाँ पर पूछा गया है, 23 नंबर प्रश्न है हमारा, 1857 का विद्रोह किस ब्रिटिश गवर्नर के शासनकाल में हुआ? जी हाँ, विकल्प हमारे देख सकते हैं, ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड कैनिंग, या डी लॉर्ड वेलेजली। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो सी विकल्प सही होगा, लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को। 24 नंबर हमारा प्रश्न है, देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने और कब दी थी? यहाँ पर बात की जा रही है, ए महात्मा गांधी 1921 में, या बी जवाहरलाल नेहरू 1930 में, या सी जनता ने बरदौली की महिलाओं ने 1928 में, या डी सुभाष चंद्र बोस ने। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी वो बारडोली की महिलाओं ने 1928 में प्रदान की थी। तो इस तरीके से सी विकल्प हमारा इस प्रश्न का सही हो जाएगा। ठीक है,
आगे चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पूछा गया है, राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है? तो यहाँ पर बात किया जा रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस महापुरुष की जयंती पर मनाया जाता है। तो हमारे विकल्प देखिए, महात्मा गांधी, बी स्वामी विवेकानंद, सी भगत सिंह या डी अब्दुल कलाम। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस यानी 12 जनवरी को मेरे प्यारे बच्चों राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद राष्ट्रीय युवा दिवस। आगे देखिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न के रूप में है, तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? यह तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे? देखिए हमारे विकल्प सुनिए। पहला विकल्प है गांधी जी, दूसरा बी आर अम्बेडकर, तीसरा आपका सी जवाहरलाल नेहरू या डी सर तेज बहादुर सप्रू। हम जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो आपका जो बी विकल्प है वो पूरी तरीके से सही हो जाएगा। बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ये सम्मेलन लंदन में आयोजित किए गए थे और ये 1930 में पहला, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं अपने अगला महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए ये 27 नंबर प्रश्न है और यहाँ कहा गया है, लखनऊ समझौता 1916 किस घटना के लिए प्रसिद्ध है? जी हाँ, लखनऊ समझौता 1916 तो किस लिए प्रसिद्ध है? पहला विकल्प है मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता हुआ, या बी भारत छोड़ो आंदोलन, या सी स्वराज पार्टी का गठन, या डी खिलाफत आंदोलन। तो मेरे प्यारे बच्चों, लखनऊ समझौता 1916 में, जी हाँ 1916 में जो हुआ वो मुख्यतः मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौते के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आइए देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। हम चलते हैं अपने 28 नंबर प्रश्न पर। ये सौर मंडल से जुड़ा एक प्रश्न है। यहाँ पूछा गया है, सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जी हाँ, सबसे बड़े ग्रह की बात नहीं, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? विकल्प देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ए बृहस्पति, बी पृथ्वी, सी यूरेनस या डी शनि। तो अगर सबसे बड़े ग्रह की बात करते तो मेरे प्यारे बच्चों बृहस्पति होता है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, लेकिन यहाँ दूसरा सबसे बड़ा ग्रह की बात कर रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों जो डी विकल्प है शनि। जी हाँ, शनि आपका इस विकल्प का सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, देखते हैं अपना अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न देखिए 29 नंबर प्रश्न कहता है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ एशिया महाद्वीप की बात कर रहे हैं, विश्व की नहीं। तो यहाँ पर देखिए, ए गंगा, बी यांगसे, या सी ब्रह्मपुत्र या डी मेकांगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारा एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी के बारे में बात करें तो बी यांगसे जो चीन में है वो एशिया की सबसे बड़ी नदी है। अगर भारत की बात करते तो पहला विकल्प सही हो जाता गंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं अपने अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। हमारा 30 नंबर प्रश्न है, एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? जी हाँ, एशिया महाद्वीप पर सबसे छोटा देश कौन सा है? विकल्प देख सकते हैं, ए भूटान, बी मालदीव, सी नेपाल या डी सिंगापुर। मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो मालदीव। मालदीव हमारे एशिया का सबसे छोटा देश होता है। ठीक है, अगर सबसे बड़े देश की बात करें तो चीन आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर रूस रूस की मुद्रा का नाम क्या है? जी हाँ, रूस की मुद्रा का नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ए यूरो, बी रूबल, या सी डॉलर या डी येन। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न है। आप इसका उत्तर, सही उत्तर जो है उसे आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके अवश्य बताएं। तो आज के ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लेकर आए थे जो आपको आगामी परीक्षाओं में सफलता की कुंजी साबित हो सकती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चैनल से जुड़े रहें इसी तरीके से, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।